हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो हमारे सामने है वो है मेंटल कन्फ्लिक्ट, मीनिंग, टाइप्स एंड कॉजेस। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मेंटल कन्फ्लिक्ट यानी कि मानसिक संघर्ष किसे कहते हैं। तो हमारे जीवन में संघर्ष हमेशा होते हैं, अक्सर होते हैं, और कई बार ऐसा देखा गया है कि सामान्य व्यक्ति और असामान्य व्यक्ति दोनों में ही कन्फ्लिक्ट होता है और मानसिक संघर्ष के शिकार वे लोग हो जाते हैं। और सच्चाई तो ये है कि जीवन और मृत्यु की मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं, लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट के पारस्परिक संघर्ष से होता है, और यह संघर्ष जीवन भर चलता रहता है। जिसे मिस्टर ब्राउन ने कहा है, लाइफ इज़ मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस, यानी कि एक श्रृंखला के रूप में हमारा जीवन क्या है, ये कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस की एक लंबी श्रृंखला है जो हम महसूस करते हैं। इससे क्या होता है कि जब संघर्ष होता है तो व्यक्ति का विकास भी इनकम्प्लीट रह जाता है, और उससे क्या होता है कि व्यक्ति के संपूर्ण या समुचित विकास के लिए जीवन की संघर्ष में परिस्थितियां विशेष महत्व भी रखती हैं। जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के कारण विभिन्न प्रकार की अभियोजन यानी एडजस्टमेंट संबंधी कठिनाइयाँ भी उत्पन्न होती हैं, और फलस्वरूप क्या होता है कि एबनॉर्मल पर्सनैलिटी का विकास हो जाता है। तो मानसिक संघर्ष के कारण व्यक्ति तनाव की स्थिति का अनुभव करता है, जिसके चलते उसके अंदर चिंता, निराशा, कुंठा इत्यादि का ऐसे भावों का जन्म होता है। तो हम ये देखते हैं कि सामान्य व्यक्ति और असामान्य व्यक्ति दोनों ही मानसिक संघर्ष के शिकार होते हैं। तो जब मानसिक संघर्ष की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब परस्पर दो या दो से अधिक कंट्राडिक्टरी अथवा एक दूसरे से मेल ना खाने योग्य जो इच्छाएं होती हैं वो अपना संतुष्टि चाहती हैं, और ऐसी स्थिति में दोनों प्रवृत्तियां एक दूसरे की संतुष्टि में रुकावट भी डालती हैं, क्योंकि व्यक्ति एक बार में एक ही का संतुष्टि पा सकता है इच्छाओं का। इसलिए द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और व्यक्ति किसी भी एक की संतुष्टि करने में, निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करता है, क्योंकि दोनों ही इक्वली स्ट्रांग, इक्वल स्ट्रेंथ के डिज़ायर्स होते हैं, और दोनों का संतुष्टि पाना उसके लिए अनिवार्य हो जाता है, और तब ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि वो किसे चुने। तो सामान्य व्यक्ति ऐसे संघर्षों का समाधान कर भी लेते हैं, पक्ष विपक्ष पर विचार करके निर्णय ले सकते हैं, परंतु कुछ संघर्ष ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में व्यक्ति कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाता, और तब ऐसी स्थिति में मानसिक संघर्ष की स्थिति आ जाती है। आइए हम लोग इसके डेफिनेशन से और अधिक अच्छे से समझ पाते हैं। सबसे पहले बोरिंग, लैंगफिल्ड एंड वेल्ड के द्वारा जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो है, कन्फ्लिक्ट हैज़ बीन डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ अफेयर्स इन विच टू और मोर इनकम्पैटिबल बिहेवियर्स ट्रेंड्स आर इवोक दैट कैनॉट बी सेटिस्फाइड फुल्ली एट द सेम टाइम। वही जो अभी हमने कहा आपको, वही बातें बोरिंग, लैंगफिल्ड एंड वेल्ड भी कह रहे हैं। मानसिक संघर्ष व्यक्ति की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी यानी प्रतिकूल प्रवृत्तियां एक ही साथ अपनी संतुष्टि चाहती हैं, जबकि व्यक्ति उन्हें एक साथ संतुष्ट कर पाने में असमर्थ हो जाता है। तो दोनों इक्वली स्ट्रांग होते हैं, इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं व्यक्ति के लिए, और तभी अगर दो अलग अलग स्ट्रेंथ के इच्छाएं होंगी तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे कि प्रायोरिटी बेसिस पर इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। पर क्या होता है कि स्थिति, संघर्ष की स्थिति तब उत्पन्न होती है जबकि दोनों इक्वली स्ट्रांग डिज़ायर्स होते हैं। दूसरा है जेम्स डी पेज के द्वारा, इंडिविजुअल स्टेट ऑफ इंडिसीजन एज टू विच ऑफ द टू एंटागोनिस्टिक मोटिव्स शुड बी सेटिस्फाइड डिस्ट्रॉयज मेंटल इक्विलिब्रियम एंड गिव्स राइज टू कन्फ्लिक्ट। इसमें इन्होंने कहा कि जब दो प्रतिकूल प्रेरणाओं की उपस्थिति में किसे संतुष्ट किया जाए ऐसा निर्णय करने में व्यक्ति असमर्थ होता है तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये वही है कि जब दो इक्वली स्ट्रांग मोटिव्स और डिज़ायर्स एक दूसरे के विपरीत अगर हमारे समक्ष खड़े हो जाते हैं आगे, उससे क्या होता है कि हमारा मानसिक संतुलन डिस्ट्रॉय होता है, मेंटल इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इससे क्या होता है कि वो मानसिक संघर्ष का रूप उत्पन्न हो जाता है। अब आइए टाइप्स ऑफ मेंटल कन्फ्लिक्ट्स। टाइप ऑफ मेंटल कन्फ्लिक्ट्स में सबसे पहले है अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, अधिगम परिहार संघर्ष। इसका मतलब ये होता है कि इस प्रकार के संघर्ष में व्यक्ति के समक्ष एक ही उद्देश्य रहता है जिसकी पूर्ति वह करना चाहता है,
लेकिन साथ ही वह उससे दूर भी भागना चाहता है, यानी कि चाहता भी है उसको फुलफिल करना और उसको अवॉइड भी करना चाहता है। इस प्रकार व्यक्ति में एक ही लक्ष्य के प्रति एम्बिवैलेंट फीलिंग्स यानी परस्पर विरोधी भाव उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार के संघर्ष को कन्वर्जेंट कन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि संघर्ष की स्थिति में परस्पर दो विरोधी इच्छाएं एक दूसरे के बिल्कुल भिन्न या अलग होते हुए भी उसका लक्ष्य बिंदु जो होता है, गोल जो अचीव करना, वो एक ही होता है। इसलिए दोनों परस्पर विरोधी इच्छाओं में एक का उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, जबकि दूसरे इच्छा का उद्देश्य उस लक्ष्य का तिरस्कार करना होता है, यानी अवॉइड करना होता है। इसे कहते हैं अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। दूसरा है अवॉइडेंस अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। अवॉइडेंस अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट मतलब कि हम लोग अवॉइड ही करना चाहते हैं वैसी इच्छाओं को, और दोनों इच्छाएं अवॉइड करने वाली होती है, परंतु वो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में अराइज हो जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति के समक्ष दो ऐसी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं कि वह दोनों से बचना चाहता है, दोनों ही को वह अवॉइड करना चाहता है, क्योंकि दोनों में से किसी की भी पूर्ति उसके लिए लाभप्रद नहीं होती, परंतु उसे उसमें किसी एक की पूर्ति हेतु निर्णय लेने का कंपल्शन होता है, बाध्य हो जाता है। जब हम किसी चीज़ के लिए बाध्य किए जाते हैं तो हमारी स्थिति ऐसी ही होती है। तो अब जो कंपल्शन की स्थिति उसके अंदर होती है, और तब क्या होता है कि ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति की मनोदशा बहुत ही प्रतिरूप के समान हो जाता है, बहुत ही कठिन हो जाता है, और इस तरह से वो मानसिक संघर्ष का शिकार हो जाता है। उसके बाद है अप्रोच अप्रोच कन्फ्लिक्ट, जिसको कहते हैं अभिगम अभिगम संघर्ष। इसमें क्या है कि मानसिक संघर्ष का यह एक सामान्य प्रकार होता है जिसमें व्यक्ति के समक्ष दो ऐसी इच्छाएं एक ही साथ उत्पन्न होती हैं जिसमें से किसी एक की अवहेलना करना संभव नहीं होता, यानी दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही पूर्ति करना चाह रहा है वो इच्छा को, लेकिन किसी एक को अवहेलना वो नहीं कर पाता। व्यक्ति दोनों इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है क्योंकि दोनों इच्छाएं धनात्मक नेचर की होती है, यानी पॉजिटिव नेचर की प्रतीत होती है, इसलिए वो दोनों को ही पूरा करना चाहता है। ऐसी स्थिति में संघर्ष इसलिए होता है कि दोनों इच्छाएं की पूर्ति एक साथ करना संभव नहीं होता है उस व्यक्ति के लिए, और किसी व्यक्ति को किसी एक की अवहेलना कर दूसरी इच्छा के पक्ष में निर्णय करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में उसे मानसिक संघर्ष का अनुभव होता है। अब हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से बेसिस हैं, कौन कौन से कॉजेज़ हैं कन्फ्लिक्ट के। तो इसके कॉजेज़ में आ जाएंगे सबसे पहले लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट, जो हमने पहले भी बतलाया आपको, जीवन मृत्यु की मूल प्रवृत्ति। इसमें क्या है कि मानसिक संघर्ष का जो मूल कारण जो होता है वो होता है विरोधी स्वभाव की प्रवृत्तियाँ, जो प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती हैं। अब सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है, लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट को ये भी कहा है उन्होंने, इरोस एंड थैनाटोस। व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का मूल आधार इसी को माना जाता है। तो ये जैसे मूल प्रवृत्तियाँ इंस्टिंक्ट हैं, इनबॉर्न हैं, जिन्हें हम हेरिडिटी द्वारा व्यक्ति प्राप्त करता है, ये दोनों ही परस्पर विरोधी प्रवृत्तियाँ प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कार्यशील होती हैं। व्यक्ति क्या, हम जीव कह सकते हैं, एनी ऑर्गेनिज्म, लेकिन विरोधी स्वभाव होने के कारण इनके बीच सदा संघर्ष चलता रहता है। लाइफ एंड डेथ बोथ आर ऑपोजिट थिंग्स। प्रत्येक प्राणी जीवित रहना चाहता है, लेकिन मृत्यु का होना भी संभव और अवश्य होता है वो। फिर भी प्रत्येक जीवित प्राणी जीने की इच्छा यानी कि विल टू लिव रखता है। इस संघर्ष के क्रम में जब तक जीवन की मूल प्रवृत्ति प्रबल होती है तो व्यक्ति सुख, प्यार, आनंद ये सब का अनुभव करता है। व्यक्ति, उनका व्यवहार संगठित होता है, तर्क संगत होता है, रचनात्मक होता है, कंस्ट्रक्टिव, लॉजिकल होता है। लेकिन जब मृत्यु की प्रवृत्ति अधिक शक्तिशाली या प्रभावी हो जाती है, उस कंडीशन में व्यक्ति का व्यवहार असंगठित हो जाता है, अतार्किक हो जाता है और डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। इस संघर्ष में जिस समय मृत्यु की मूल प्रवृत्ति बहुत अधिक प्रभावी होती है, जीवन की मूल प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट भी एक बहुत बड़ा कॉज है। दूसरा है फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी, यानी कि हीनता का भावना। तो एडलर महोदय ने इस पर रिसर्च किया है और उन्होंने कहा कि मानसिक संघर्ष का मुख्य आधार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक श्रेष्ठता का प्राप्त करने का होता है, यानी सुपीरियॉरिटी, जो जन्मजात बतलाया जाता है। और उनके अनुसार व्यक्ति की यह इच्छा पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि सब लोग जितना सुपीरियर बनना चाहते हैं नहीं हो पाते हैं।
तब क्या होता है कि उनमें हीनता की भावना यानी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पनपने लगती है, जिसकी क्षतिपूर्ति करना व किसी दूसरे क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त करना, सुपीरियॉरिटी प्राप्त करना चाहता है वो। इस तरह क्या होता है कि हीनता की भावना और श्रेष्ठता की भावना के कारण ही व्यक्ति में मानसिक संघर्ष या द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप संगठित भी होता है और विकसित भी होता है। तो इसको एडलर महोदय ने कहा है स्टाइल ऑफ लाइफ, जो प्रत्येक व्यक्ति में अपने ढंग का अनोखा या अपूर्व होता है। सामान्य अवस्था में यह संघर्ष संतुलित और नियमित होता है, जो सामान्य व्यक्तित्व या नॉर्मल पर्सनैलिटी का सूचक होता है। लेकिन जब यह संघर्ष असंतुलित और तीव्र होता है, तब व्यक्ति में एबनॉर्मल सिम्टम्स विकसित हो जाते हैं और मानसिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब तीसरा है सोशियो कल्चरल ऑब्स्टिकल्स। इसमें क्या होता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं। जैसे हम सभी जानते हैं कि हम एक किसी सामाजिक और कल्चरल बाउंड्रीज़ के अंतर्गत घिरे रहते हैं, तो उसमें भी जब बाधाएं आती हैं तो मानसिक संघर्ष उत्पन्न हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि मानसिक संघर्ष का एक आधार जो होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट भी हम कह सकते हैं कि सामाजिक या वातावरण संबंधी बाधाएं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति उसके भीतर से होती है, लेकिन इन इच्छाओं की पूर्ति वातावरण में उपलब्ध साधनों के द्वारा होती है। तो व्यक्ति और उसके वातावरण के विभिन्न पहलुओं के बीच यदि इंटरेक्शन होती रहती है और व्यक्ति का वातावरण बहुत ही विशाल और कॉम्प्लेक्स होता है, वातावरण की कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जो व्यक्ति की इच्छाओं की इसमें फेवरेबल भी होती हैं और कुछ अनफेवरेबल होती हैं। तो यदि वातावरण फेवरेबल होगा तो इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, जब वो अनफेवरेबल होगा तो इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, क्योंकि हमें सोशियो कल्चरल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देना पड़ता है। और जब हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वो सोशियो कल्चरल एक ऑब्स्टिकल के रूप में, रुकावट के रूप में हमारी इच्छाओं की पूर्ति के बीच में आता है और तब हम उसको पूर्ति नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है फैमिली कन्फ्लिक्ट। फैमिली कन्फ्लिक्ट जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं घर के, वो अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड करते हैं। माता पिता के ऊपर डिपेंड करते हैं सिक्योरिटी के लिए, अफेक्शन के लिए, कपड़े के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, हर चीज़ों के लिए। और यदि पेरेंट्स का एटीट्यूड बच्चों के प्रति फेवरेबल नहीं होता या बहुत स्ट्रिक्ट होता है और बहुत ज़्यादा इनडिफरेंट होता है बच्चों के प्रति, तो बच्चे और वो अफेक्शन नहीं मिल पाता है, तो बच्चे अपने आप को अनवांटेड और रिजेक्टेड महसूस करते हैं। और यदि पेरेंट्स के आपस के बीच में यानी माता पिता के बीच में ही अगर प्यार का और सहयोग का रिलेशनशिप नहीं रहता, अक्सर वो लोग क्वारल करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो इसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है और बच्चे अपने आप को बिल्कुल इनसिक्योर और हेल्पलेस महसूस करते हैं। और क्या होता है कि उसमें वो प्यार की भी कमी हो जाती है और बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो अपने आइदर पेरेंट्स से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और डिजेक्टेड हो जाते हैं। इवन अपने भाइयों बहनों, अपने सिबलिंग से भी उनका हार्मोनियस रिलेशनशिप नहीं होता कि बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं और जो महसूस करते हैं। तो उनका संबंध अपने भाई बहनों से भी और अपने समाज में भी बिल्कुल एडजस्टिव नहीं होता है। वो भी एग्रेसिव हो जाते हैं, हार्श हो जाते हैं और नैगिंग बच्चों के रूप में वो लोग सामने आते हैं। यदि किसी के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, तो बच्चों में भी ये एक्सट्रीमली वो लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने पेरेंट्स पर। अब माता पिता हर समय ये मत करो, वो मत करो, ऐसे करने से ये होगा, वो डर पैदा कर देते हैं बच्चे में, जो बच्चा खुद से डिसीजन लेने में असमर्थ होता है किसी भी चीज़ के लिए, और हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए वो बच्चा, और तब क्या हो जाता है कि वो सबमिसिव हो जाता है, वो बिल्कुल डरा सहमा हुआ सा रहता है। और चाहे तो बच्चा अब आप देख सकते हैं कि अगर फैमिली में कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, तो बच्चा चाहे तो वो बहुत सबमिसिव हो जाएगा, चाहे वो एग्रेसिव हो जाएगा। तो ये भी बच्चों के लिए बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन फैमिली अराइज कर देता है। उसके बाद होता है सेक्स कन्फ्लिक्ट। एक सर्टेन एज में क्या होता है, जब बच्चे एडोलसेंट होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, इसमें क्या होता है सेक्सुअल इम्पल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और बच्चे अपना फिज़िकल नीड की पूर्ति चाहते हैं, पर एट द सेम टाइम वे लोग ये भी जानते हैं कि ये समाज हमें इसको अलाउ नहीं करता है और दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम। तो उसके अंदर, और वो पूर्ति भी चाहता है,
तो उसके अंदर ये सेंस ऑफ गिल्ट उत्पन्न हो जाता है, वो गिल्ट फील, अपराध की भावना उसके अंदर आती है, क्योंकि एक तरफ उसे वो इच्छा की प्रबल इच्छा होती है और उसे पूर्ति भी वो चाहता है, दूसरी ओर समाज एक बाधा के रूप में सामने आता है। तो इस तरीके से वो अपने उन इच्छाओं की पूर्ति न करते हुए मानसिक संघर्ष का शिकार हो जाता है। अब जब हम देखते हैं कि मानसिक संघर्ष इतना इम्पॉर्टेंट है और इतना हमारे लिए कष्टपूर्ण है और हमारे पर्सनालिटी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, हमारे बिहेवियर के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे एडजस्टमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो फिर आखिर इसका रिजोल्यूशन भी होना चाहिए। तो रिजोल्यूशन के दो तरीके होते हैं, एक होता है कॉन्शियस लेवल, दूसरा होता है अनकॉन्शियस लेवल, जिसको हम मैकेनिज्म्स ऑफ ईगो डिफेंस भी कहते हैं। तो कॉन्शियस लेवल में क्या होता है कि कॉन्शियस लेवल में हम चेतन अवस्था में रहते हैं और चेतन अवस्था में होने वाले सभी संघर्षों का समाधान प्रायः आसान होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि व्यक्ति संघर्ष में परिस्थितियों के प्रति अवेयर होता है, वो जानता है कि ये हमारी इच्छाएं हैं, ये हमारा समाज है, ये हम हैं और हम किसको पूरा करेंगे और क्यों करें पूरा। तो इसमें वो तर्क वितर्क करता है और किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँच के आसानी से पहुँचकर वो अपने उन संघर्षों का समाधान कर लेता है। पर ऑन द अदर हैंड अनकॉन्शियस लेवल पर जो संघर्ष होते हैं वो विरोधी प्रवृत्तियों का ज्ञान व्यक्ति को नहीं रहता, क्योंकि वो अनकॉन्शियस होता है, अतः यह चेतन मन द्वारा विचार विमर्श नहीं कर सकता। ऐसे में क्या होता है कि संघर्षों का समाधान कठिन हो जाता है और अचेतन के संघर्षों का समाधान व्यक्ति के मन और ईगो द्वारा अपनाए गए सुरक्षात्मक उपाय, जिसको हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म या मेंटल मैकेनिज्म, उसके द्वारा होता है। इसलिए इन मनोरचनाओं को अहम सुरक्षा की मनोरचना या मैकेनिज्म्स ऑफ ईगो डिफेंस भी कहा जाता है। अब अगर हम ईगो डिफेंस के बारे में कहें तो उसका अर्थ ये होता है कि उसका सामान्य अर्थ ये है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का असंतुलन की अवस्था से बचाना होता है। जैसे कि अगर समझ लीजिए कि व्यक्ति किसी भी कारण से वो असुरक्षित महसूस कर रहा है या उसके अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो गया है, तो ईगो उसे बचाने की कोशिश करता है। क्यों बचाने की कोशिश करता है? क्योंकि वो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने नहीं देना चाहता है। मेंटल इक्विलिब्रियम किसी भी व्यक्ति के सामान्य व्यक्तित्व के लिए, सामान्य व्यवहार के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि हमारा सामान्य व्यवहार ही सही नहीं होगा और हम कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे तो हमारा सामाजिक दृष्टिकोण भी बदल जाएगा और हम समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, हमारा इमोशनल एडजस्टमेंट सही नहीं होगा, सोशल एडजस्टमेंट सही नहीं होगा, रिलेशनशिप डेवलप अच्छा नहीं कर सकता है या कंजीनियल एटमॉस्फेयर में हम अपने आप को नहीं रख सकते और ना ही हम अपने मानसिक संतुलन को सही रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक रिजोल्यूशन या अपने मानसिक संघर्षों को रिजॉल्व करना, उसे दूर करने की आवश्यकता पड़ती है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके विभिन्न प्रकार के मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई प्रश्न होगा तो क्वेश्चन बॉक्स में ज़रूर पूछ लें।